आज भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये है हमारी क्या, पृथ्वी। ये क्या है, पृथ्वी है। और ये कहाँ पर स्थित है, पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। और ये है हमारा सूर्य, ठीक है। ये हमारा सूर्य है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। ये सूर्य इस तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक। पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है ना। पृथ्वी बीच में स्थित है। पृथ्वी किसी का चक्कर नहीं लगाती, पृथ्वी एक जगह स्थिर है, ये कहीं घूमती भी नहीं है। और जो सूर्य है ये पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। तो जब ये सूर्य ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिन हो जाएगा, और जब नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर रात हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सूर्य क्या करता है, इसकी परिक्रमा करेगा। तो ये जो थ्योरी अभी देखी आपने, इस थ्योरी को क्या कहते हैं, इस थ्योरी को कहते हैं जियोसेंट्रिक अवधारणा। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं जियोसेंट्रिक अवधारणा, ठीक है। तो जो ये जियोसेंट्रिक अवधारणा थी, ये दी गई थी 140 ईस्वी में। और ये किसने दी थी, मिस्र यूनान के जो एक महान खगोल शास्त्री थे, क्लॉडियस टालमी। ये जियोसेंट्रिक अवधारणा है और इसको दिया था क्लॉडियस टालमी ने 140 ईस्वी में, ठीक है। और ये कहाँ के थे, मिस्र के, ठीक है। मिस्र यूनानी परंपरा के महान खगोल शास्त्री क्लॉडियस टालमी, ठीक है। इन्होंने 140 में एक थ्योरी दी थी, जियोसेंट्रिक अवधारणा, ठीक। और इनका मानना ये था कि जो पृथ्वी है वो पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सूर्य उसकी क्या करता है, परिक्रमा करता है, ठीक। तो ये जो अवधारणा थी, इसको बहुत लंबे समय तक लोग इसको मानते रहे, इसको सच मानते रहे, और इसी अवधारणा को ही सच मान लिया था लोगों ने। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बाद में सन 1543 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं, कोपरनिकस, ठीक है। एक वैज्ञानिक आते हैं कोपरनिकस। इन्होंने एक थ्योरी दी। इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी सूर्य के ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित नहीं है, बल्कि सूर्य, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने परिभाषा को बदल दिया। इन्होंने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, ठीक है। और पृथ्वी क्या कर रही है, इसका परिक्रमा कर रही है। यहाँ पर इन्होंने पूरी थ्योरी बदल दी और भूगोल को पढ़ने की दिशा ही बदल गई। तो अब यहाँ पर देखिए, 140 से लेकर के 1543 ईस्वी तक लोग वही जियोसेंट्रिक अवधारणा को मानते रहे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सूर्य उसकी परिक्रमा करता है। भाई दिखता ही है, सुबह जब हम उठते सूर्य यहाँ से उगता है और इस साइड घूम के, ठीक है, डूब जाता है। तो इसी को मान करके ही क्लॉडियस टालमी ने यह थ्योरी दी थी कि पृथ्वी केंद्र पर है, सूर्य उसकी परिक्रमा कर रहा है। 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने इस परिभाषा को बदल दिया और एक परिभाषा दी कि सूर्य केंद्र में स्थित है, पृथ्वी परिक्रमा लगा रही है, और इस परिभाषा को कहते हैं हीलियोसेंट्रिक अवधारणा। इसको क्या कहते हैं, हीलियोसेंट्रिक अवधारणा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो जो बेसिक थ्योरी हैं, जब हमारी भूगोल की स्टार्टिंग क्लास है और इसमें स्टार्टिंग में जो सबसे पहला भूगोल के जो बातें हुई, भूगोल के बारे में जानकारी दी, तो ये आदमी थे क्लॉडियस टालमी और कोपरनिकस। इन लोगों ने प्रारंभिक रूप से भूगोल के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी थी और उन्हीं थ्योरी को हम लोग आज पढ़ेंगे।
इसको आप लोग नोट्स भी करते जाइए। फिर इसके बाद इसके बाद 1805 में ब्रिटेन की खगोल शास्त्री हर्सेल ने दूरबीन की सहायता से ये बताया कि ये जो सूर्य है और हमारी पृथ्वी है, ठीक है, यानी कि जो हमारा सौर मंडल है, ये जो हमारा सौर मंडल है, ठीक है, इन्होंने बताया कि सौर मंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है, ठीक है, ऐसी इन्होंने थ्योरी दी। इन्होंने बताया कि हमारा सौर मंडल जो सौर मंडल है ये आकाश गंगा का एक अंश मात्र है, इन्होंने थ्योरी दी। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें एक देखिए नई परिभाषा चेंज होती जाती है, जैसे जैसे नए वैज्ञानिक आएंगे और नए तरीके से अपनी परिभाषा को रखते जाते हैं, तो वैसे वैसे हमारी अवधारणा भी चेंज होती जाती है। सबसे पहले पता चला कि पृथ्वी स्थित है, सूर्य परिक्रमा कर रहा है, फिर पता चला कि सूर्य स्थित है, पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, ठीक है। अब ये पता चला है कि जो हमारा सौर मंडल है वो आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। 1925 में अमेरिका के खगोल शास्त्री ठीक है एडविन पी हबल ने यह जानकारी दी कि दूरबीन की सहायता से हम जो दृश्य देख रहे हैं, दूरबीन की सहायता से हम जहां तक भी देख पा रहे हैं, उसकी दृश्य पथ, ठीक है, दृश्य पथ में आने वाला जितना भी एरिया है उसमें ढेर सारी आकाशगंगाएं हैं। उसमें क्या है? ढेर सारी आकाशगंगाएं हैं, ऐसी इन्होंने जानकारी दी। तो अब देखिए यहाँ पर हमें दूसरी जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ पर पहले पता चला कि सूर्य परिक्रमा कर रहा है, फिर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। अब पता चला कि यहाँ पर कि आकाशगंगा का एक अंश मात्र है जो हमारा सौरमंडल है। अब यहाँ पता चल रहा है जो 1925 में है, अमेरिका की खगोल शास्त्री एडविन पी हबल ने, उन्होंने बताया कि दृश्य पथ में आने वाले जितना भी एरिया उसमें ढेर सारी आकाशगंगा है। और इस आकाशगंगा में जो हमारा सौरमंडल है वो एक स्थान पर है, साइड में है। तो जो सौरमंडल था वो आकाशगंगा का क्या था? एक छोटा सा हिस्सा था, ठीक है। और उस छोटे से हिस्से में ये क्या करता है? ये आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। और इसी तरीके से ना जाने कितनी आकाशगंगाएं, लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में हैं। ऐसा इन्होंने एडविन पी हबल ने बताया 1925 में। और फिर एक बार भूगोल की जो परिभाषा थी वो बदल गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा। फिर इनका मानना है कि दृश्य पथ में जितनी भी आती हैं लगभग 100 अरब, ठीक है। दृश्य पथ में इनका मानना था एक अंदाजा रूप से कि लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और हर आकाशगंगा में बहुत सारे तारे होते हैं। और जैसे उसी तारे में अपना एक तारा है सूर्य, और उसका अपना खुद का एक सौरमंडल है। तो वो जो सौरमंडल है वो आकाशगंगा का सिर्फ एक अंश मात्र है, ठीक है। तो और वो अंश मात्र है। इसी तरीके के ना जाने कितने सूर्य और जाने कितने सौरमंडल एक आकाशगंगा में होते हैं। लगभग 100 अरब इसको भी मान सकते हो कि एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे और उनका सौरमंडल हो सकते हैं। और इसी प्रकार से ढेर सारी आकाशगंगाएं भी, यानी कि लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में हो सकती हैं। और उस ब्रह्मांड के आगे की खोज अभी जारी है, वहाँ तक अभी हमारी खोज अभी हो नहीं पाई। उसके आगे अभी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो सौरमंडल था वो ये था, और ये कहाँ है? आकाशगंगा के साइड में स्थित है।
ठीक है। हमारे सौरमंडल में हमारे सारे 8 ग्रह होते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये हमारा सूर्य है जो आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। ठीक, तो ये चीज़ तो हमें पता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा। ठीक, सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। जो चंद्रमा है पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन में करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है। जो सूर्य है ये आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है, ये आकाशगंगा की परिक्रमा 250 लाख साल में करता है, और सारी आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जाती हुई है। तो ये सारी थ्योरी शुरुआती भूगोल जब विषय बना और इस पर अध्ययन किया गया तो ये सारी थ्योरी उस समय दी गई। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में अगर देखें, ये सारी थ्योरी पढ़ने के बाद, ये सारी थ्योरी जिन लोगों ने दी, उसके बाद अगर हम देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में ढेर सारे सिद्धांत दिए गए हैं कि इस वजह से ब्रह्मांड बना, इस वजह से ब्रह्मांड बना। लेकिन इन सब सिद्धांतों में केवल 3 सिद्धांत ऐसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, और इन 3 सिद्धांतों को ज़्यादा वैल्यू है दी गई है और इनको माना गया है कि ऐसा हो सकता है। जिसमें से सबसे पहला है बिग बैंग का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा है साम्यवाद का सिद्धांत, तीसरा है दोलन सिद्धांत। 3 सिद्धांत ये हैं जिनको मान्यता प्राप्त है कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में काफ़ी हद तक सही सिद्धांत है। जिसमें से सबसे ज़्यादा माना जाता है बिग बैंग के सिद्धांत को। ठीक है, जिसकी खोज जॉर्ज लेमेंटियर ने की थी। माना जाता है कि बिग बैंग के सिद्धांत से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो ये हमारा बेसिक है, जो शुरुआती वैज्ञानिक थे उनके बारे में हमने बताया, वही कुछ बेसिक नॉलेज है। इसके आगे हम लोग बिग बैंग का सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत, दोलन सिद्धांत और लाइन से हम लोग सारा चैप्टर जो है वो भी कवर करेंगे। तो इसमें आपको कल अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिग बैंग का सिद्धांत। ठीक है, तो आप लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लाइन से उनको टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो मिलती रहे। और जो लोग हमारी ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं तो राठ, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में उत्सव पैलेस के सामने चौपड़ा मंदिर रोड पर हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो ऑफलाइन क्लास भी आपकी टेट, सीटेट, सुपर टेट, पुलिस, लेखपाल सारे कंपटीशन की तैयारी हमारे यहाँ होती है। जो लोग बच्चे चाहें वो यहाँ पर आकर तैयारी कर सकते हैं।